Hey guys, welcome back to my channel. I am आशुतोष। आज के लेसन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ट्राई एंगल्स। सबसे बेसिक बात कि आखिर ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है, सबको पता है कि नहीं? हाँ जी। तो ये एक बहुत ही यूनिक पॉलीगन होता है। क्यों? क्योंकि दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन, है ना जी। स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है, इसीलिए थोड़ा स्पेशल भी माना जाता है। आज के लेसन में मैं तुम लोगों को सब कुछ एनसीईआरटी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का कहानी बताऊंगा, ठीक है। अगर इसके बाहर का कुछ जानना हो तो कमेंट करना, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले कि हम लोग को इस टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना क्या है ना जी। तो समझो बात को। इसमें हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, याद करो क्लास 7 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स नाम का एक चैप्टर हुआ करता था, जो कि तुमने पढ़ा होगा। अगर तुमने पास किया तो पढ़ा था ढंग से कोरोना में भी, ठीक है ना। डस्टर गंदा हो गया गाइस, उसी का आवाज होगा। समझ रहे ना बातों को। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वही है, इसमें बस कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ही दिया हुआ है। जहां तक मैं देख रहा हूँ इस बुक में, मैं बुक देख रहा हूँ कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसमें दिया क्या क्या हुआ है। तो इसमें बस वही एक सीपीसीटी है, फिर कॉन्ग्रुएंसी है, और क्या दिया हुआ है इसमें, एंगल सम प्रॉपर्टीज भी होंगे। हाँ ठीक है, सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, या उससे भी पहले चलो, कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, ये नहीं पता होगा किसी को तो फिर उसका तो ट्रायंगल्स होगा ही नहीं, सत्यानाश हो जाएगा ट्रायंगल्स का, है ना जी। तो देखो, सबसे पहला होता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल होता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना जी। इसे हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर एक होता है, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अगला है, इसे बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल। अब इन तीनों के मतलब क्या होते हैं? तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। वही बात करना आइसोसेलेस का, तो उसका दो साइड्स इक्वल होते हैं और एक साइड नहीं होता है। और स्केलीन ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। इसके बाद आते हैं तीन और ट्रायंगल्स, लेकिन वो दूसरे बेसिस पे हैं। वो किस बेसिस पे है? वो एंगल्स के मेजर के बेसिस पे डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं आओ देखते हैं। पहला है अक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि तीनों एंगल्स जो होते हैं वो अक्यूट एंगल होते हैं। और अक्यूट एंगल तुम्हें पता है क्या होता है? लेस देन 90 डिग्रीज। तो मान लो भाई ये एंगल 70 है, फिर ये एंगल तुम्हारा 60 मान लेते हैं, हाँ। तो ये एंगल डेफिनेटली 50 होगा। इसमें देखोगे कि तीनों एंगल्स क्या है? लेस देन 90 डिग्री है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं acute angle triangle, ठीक है। अगला देखो, अगला होता है obtuse angle triangle। मान लो ये 120 है, ये 30 है, ये भी 30 है,
इसमें क्या बात चल रहा है, ये एक एंगल यहाँ पे 120 है जो कि ऑब्ट्यूस है। तो अगर कोई एक एंगल भी अगर ऑब्ट्यूस हो गया, ऑफ कोर्स एक ही एंगल ऑब्ट्यूस हो सकता है और एंगल ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते हैं, तो उस केस में वो ट्रायंगल क्या बोला जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, अब एक और टाइप बच रहा है, वो कौन सा भाई, वो भी देख लेते हैं। तो अगला जो ट्रायंगल है वो है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, या फिर तुम राइट ट्रायंगल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तो रही बात टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की, है ना। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, अब लोग बात करने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। कितने सारे होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से मैं बताता हूँ, सब तुम्हें अच्छे से मैं इस लेसन में बता दूंगा, ताकि तुम्हें और कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये चैप्टर बहुत ही आसान है ना जी, तुम्हें बहुत मजा भी आएगा पढ़ने में और बहुत आराम से भी सीख जाओगे। ठीक है, तो अब देखो, अब आता है क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी कौन कौन से होते हैं, देखो। पहला होता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। अब इसको प्रूफ करना भी जरूरी है ना जी, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, अब वो समझो। देखो गाइस, इस बार इसे समझने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ काम का जरूरत नहीं है। एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है। यहां से ना एक पैरेलल लाइन, मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी, और उसके अलावा तुमने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया पी क्यू, और जो पी क्यू है वो बीसी के पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। तो इससे क्या तुम्हें पता चल रहा है, ये दो एंगल मिल रहे हैं। इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, इसको एंगल 3 मान लो, इसको एंगल 4 मान लो, इसको एंगल 5 मान लो। अब देखो, ये और ये तो एक पैरेलल लाइंस है, और ये एक ट्रांसवर्सल है, ए से लेके यहां तक, इसको मान लो डी मैंने दे दिया। सो ए से डी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे एंगल 1 है और यहाँ पे एंगल 4 है। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है कि नहीं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए आई ए शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसी तरह से ये और ये एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5, है ना जी। तो अब इससे क्या पता चल रहा है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। और यहाँ पे देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है ना जी। तो एक लीनियर पेयर बन रहा है, 1 2 3, तीनों को ऐड करोगे कितना आएगा, देखो यहां पर लिख रहा हूं, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180। अब यहां से हमने निकाला था एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल 5, तो यहाँ पे इन दोनों को लिख देंगे, उसके बदले सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री, क्या हो गया, प्रूव हो गया, है ना जी। तो इससे ये प्रूफ मिलता है कि हाँ, जो सम ऑफ ऑल एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 180 डिग्रीज।
ठीक है, बहुत गर्मी है गाइस, पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है, नहीं तो आवाज आता है। Let me turn on the fan real quick, guys. Guys, क्या तुम्हें पता है कि मैथ्स एक शानदार सा सब्जेक्ट है। ये जस्ट एक इमोशन है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, है ना। अगर तुम इसे जी जान लगा के पढ़ोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है इसमें एस करने से, क्योंकि बहुतों को मैथ्स हार्ड लगता है, पर ये तो बच्चों का खेल है। क्यों, मैं भी तो बच्चा ही हूँ, मैं भी तो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए, मेरे लिए भी बच्चा खेल है, तुम्हारे लिए भी ये खेल होने वाला है भाई लोग, खेल। तो बस ध्यान दो, फोकस करो और जिंदगी में ऐश करना। देखो, ये तो बात रही पहले वाले की, अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, दूसरा वाला। अब वो दूसरा वाला क्या है, वो है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। समझ में आया। तो मान लो एक ट्रायंगल है, इसमें मैंने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है जी, प्रोड्यूस हो गया है। तो मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, तो इसका मतलब होता है कि 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। इसका कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है। अगर तुम कुछ डेविएट करते हो, कोई तुम्हारा टीचर बताता है तो वो ठीक है, मगर मेरे तरफ से इसका कोई प्रूफ नहीं है। अब तीसरा और आखिरी सम है, तो प्रॉपर्टी है इसका, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू ऑपोजिट ऑफ एक्सटीरियर एंगल। मतलब समझो, वो छोड़ो, ये समझो, ट्रायंगल ABC में मैंने BC को प्रोड्यूस कर दिया D तक के लिए, ठीक है, D तक मैंने प्रोड्यूस कर दिया है। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये एंगल, मान लो ये एंगल X है, ये मान लो Y है, ये मान लो Z है, और ये मान लो 180 - X है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी कहता है कि एंगल Y प्लस में एंगल Z इक्वल टू एंगल X, ठीक है ना। बहुत शानदार प्रॉपर्टी है, बहुत सारे सवाल इनसे बनते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज करके, है ना जी। ठीक है गाइस, तो ये रहा इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, ठीक है ना। कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया देखो, SSS। ये कब अप्लाई होता है, जब मान लो 2 ट्रायंगल्स हैं, ABCPQR। AB जो है वो PQ से इक्वल है, BC जो है QR से इक्वल है, PR जो है वो AC से इक्वल है। तो इसमें तीनों साइड्स इक्वल है। तो ये ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR by SSS criteria। ठीक है, समझ में आया, अब आ गया होगा। अगला समझते हैं। अगला है ASA/AAS। ये मत समझना कि दोनों जो है वो सेम है, सेम नहीं है। वो कैसे, मैं बताऊंगा। पहले ये देखो, ये ट्रायंगल
और फिर ये ट्रायंगल, फिर से ए बी सी मान लेते हैं, इसको पी क्यू आर मान लेते हैं। ए बी जो है वो पी क्यू से इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखो अगर इसको ए एस ए क्राइटेरिया से होना है ना, तो इसके लिए इसको एंगल ए को एंगल पी से कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा और एंगल बी को एंगल क्यू से कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा। और ए एस से तभी अप्लाई होता है जब कोई दो एंगल इक्वल हो और उनके बीच का जो कॉमन साइड है, एडजेसेंट साइड है, वो इक्वल हो, तभी इसका अप्लाई करते हैं। तो ट्रायंगल एबीसी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय एएसए क्राइटेरिया। अब वहीं चलो थोड़ा सा एक्सचेंज करते हैं, ट्रायंगल वाई एबीसी और वाई पीक्यूआर। मान लो फिर से ए बी और पी क्यू इक्वल हो गया। अब लेकिन क्या, लेकिन एंगल ए इक्वल एंगल पी से और यहाँ एंगल सी इक्वल है एंगल आर से। अब यहाँ पे कॉमन साइड इक्वल नहीं है, मगर ये भी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? ए एस क्राइटेरिया कब काम आएगा? अब तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब उस दो एंगल इक्वल हो और जो नॉन कॉमन साइड है वो अगर इक्वल हो, तो ए से एएस क्राइटेरिया लगता है। लेकिन वहीं अगर यहाँ पे दो साइड्स, दो एंगल्स इक्वल हो और कॉमन साइड इक्वल हो जाए, तो हम यूज करते हैं एएसए क्राइटेरिया, ठीक है। अब देखो अगला है एस क्राइटेरिया। ये भी बिल्कुल एएसए की तरह है, मगर इस बार साइड है। क्या है? देखो ए बी सी पी क्यू आर। मान लो ए बी इक्वल है पी क्यू से, बी सी इक्वल है क्यू आर से। अब देखो एस क्राइटेरिया इस पे लगेगा कब? जब एंगल बी एंगल क्यू से इक्वल हो। लेकिन अगर वो इक्वल नहीं है और मान लो एंगल ए हो गया इक्वल एंगल आर से, तो ये ट्रायंगल इक्वल नहीं, या फिर एंगल पी से इक्वल हो गया, हाँ एंगल ए एंगल पी से इक्वल हो गया, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दो इक्वल साइड्स है उनका कॉमन एंगल इक्वल नहीं है। तो ऐसे एस क्राइटेरिया से कोई ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुएंट हम लोग बोल सकते हैं जब दोनों साइड्स के कॉमन एंगल इक्वल हो, तभी, है ना जी, वरना हम इसे कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। और इसमें एस एस ए नाम का कोई क्राइटेरिया होता भी नहीं है, तो वी हैव नो लक। नाउ द लास्ट वन वी हैव इज RHS क्राइटेरिया। ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम करता है। वो कैसे? देखो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है। अब समझो बात को, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। RHS का मतलब क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेनस एंड जो दो लेग्स बचे, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर में से कोई एक इक्वल हो दोनों ट्रायंगल में, तो वो उसमें RHS क्राइटेरिया लग जाएगा। वो अब देखो कैसे। मान लो इस ट्रायंगल में AC और DF इक्वल हो जाए और एंगल E और B तो इक्वल होंगे ही। क्यों? क्योंकि दोनों राइट एंगल हैं। और हमें एक्सियम से पता है, एक्सियम नंबर 4 था शायद, कि राइट एंगल्स आर इक्वल, है ना जी। तो उस हिसाब से ये इक्वल हो गया इससे, ये इक्वल हो गया उससे। अब मान लो अगर हम लोग बोले कि BC इक्वल टू EF है, तो क्या कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे दोनों ट्रायंगल? आंसर होगा हाँ, बिल्कुल कहलाएंगे। लेकिन अगर वही तुम बोल दो ये दोनों साइड्स इक्वल है, तब क्या करोगे? क्या बोलोगे फिर? दोनों अभी भी कॉन्ग्रुएंट है? जवाब होगा हाँ। मैंने क्या बोला था कि जो S है वो डिनोट करता है परपेंडिकुलर या फिर बेस, दोनों में से अगर कोई एक इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स में, तो भी वो कॉन्ग्रुएंट होगा। किससे? RHS क्राइटेरिया से। समझ में आ रहा है? आ ही रहा होगा।
तो ये तो रहा कहानी इसके पूरे नॉलेज के बारे में। अब क्या है देखते हैं भाई बुक में दिया क्या है और एक्सरसाइजेस दिए गए हैं। अच्छा जी, कैसे एक्सरसाइजेस हैं देखते हैं। गाइस चौक कहाँ गया? अरे रे मेरा चौक, ये रहा। देखो भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज कर रहे हैं। कौन सा ये? 7.1 है, ठीक है ना। 7.1 है। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है A B, जैसा है मैं वैसा ही बना रहा हूँ, ठीक है ना। ABCD लिखा है AC इक्वल्स टू AD, यानी कि AC जो है वो AD के इक्वल है। AB बाइसेक्ट्स एंगल A। अच्छा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और पूछ रहा है शो दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD आर इक्वल। व्हाट कैन यू से अबाउट BC दिस वन एंड BD दिस वन। अच्छा जी, तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट है और पूछ रहा है कि BC और BD के बारे में क्या बोलोगे। तो पहले मैं उसी का जवाब दे देता हूँ कि अरे भाई, अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT नाम का उन्हें कुछ पता होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, उससे CB और BC इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं दिया गया है अभी के लिए, तो हमें प्रूफ करना है कि ये और ये इक्वल है। तो डिडक्टिव रीजनिंग से हम लोग बनाएंगे। किससे? डिडक्टिव रीजनिंग। वो क्या होता है? अगर हम डिडक्टिव रीजनिंग नहीं करेंगे ना गाइस, तो यूक्लिड की अथवा हमें परेशान करके छोड़ देगी, ठीक है ना। जो के भाई देख में मत लेना। तो देखो, इन ट्रायंगल ACB, I mean ABC and triangle ABD, angle DAB is equal to angle BAC, क्योंकि दोनों बाइसेक्ट कर रहे थे तो दोनों इक्वल होंगे। अगला दिया हुआ था कि AD is equal to AC, और तीसरा क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू AB, कॉमन हो जाएगा, है ना। कॉमन लिखना पड़ेगा ऐसे तो, ठीक है ना। ऐसे करके तुम्हें लिखना पड़ेगा। अब देखो तुम्हें क्या पता चल रहा है, एक एंगल इक्वल है, दो साइड्स इक्वल हैं, और एक और चीज पे ध्यान देना है कि क्या कॉमन एंगल इक्वल है। तो जवाब होगा हाँ। क्यों? AB और AD के बीच में आता है एंगल A, तो ये तो हो गया। और एंगल BAC जो है वो CA और BA के बीच में आता है, तो ये भी सर्टिफाइड है। देयरफॉर ये ट्रायंगल SAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट। मुझे आशा है तुम्हें समझ आ रही होगी ये बात। अब इसमें पूछा था कि BC और BD के बीच में क्या रिलेशन है, BC एंड BD। तो भला तुम देखो भाई, CPCT, अकॉर्डिंग टू CPCT BC will be equal to BD, है ना जी। आई होप तुम्हें समझ आ रहा हो कि मैंने क्यों लिखा है BC equal to BD, क्योंकि और कोई साइड बचा नहीं था और CPCT के हिसाब से ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स थे उस ट्रायंगल का। तो ये रहा क्वेश्चन 1। गाइस बाकी क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वो जल्दी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।